ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। मदर्स डे के मौके पर एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक आला दर्जा जिन्होंने हासिल किया, इसके साथ साथ एक सफल माँ भी वो बनी हैं और अपने तीन बच्चों को, उनके करियर को संवारना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उन्होंने रखा है। मैम, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी आपकी ज़िंदगी में, जब दोनों ही चीज़ों में कुछ ऐसे भी दौर होंगे जब सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या कभी ऐसा भी दौर आया जब आप फ्रस्ट्रेशन भी हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन भी लगातार पनप रहा है, कुछ इस तरह की चीज़? हाँ, ऐसे मौके बिल्कुल आए हैं और मैं ही क्या, हर अधिकारी की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते, पुरुष हो चाहे महिला हो। पर जब महिला अधिकारी की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते तो थोड़ा सा परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मैं दिल्ली डेपुटेशन आई थी 2005 में, और जब मेरा पहला दिल्ली डेपुटेशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एसपी आई थी तो मेरा बेटा 4-5 महीने का था, बेटी मेरी जो है 2 साल की थी, बड़ी वाली 4 साल की थी। और उस समय मेरे पति हरियाणा कैडर में पंचकुला पोस्टेड थे। अकेले दिल्ली जैसी जगह पर, इतनी बड़े शहर में मैं पहले कभी नहीं रही थी, दिल्ली मेरा कभी बेस नहीं रहा है। वहाँ पर 3 छोटे बच्चों के साथ में, और एनएचआरसी में मुझे जगह जगह पूरा, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी आसाम, काफ़ी मेरा दौरे रहते थे। उस समय तीनों बच्चों के साथ दिल्ली में मुझे छोटी ज़रूरतें और तकलीफ़ें महसूस होती थी, और कई बार मुझे बहुत परेशानी भी होती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का डेपुटेशन नहीं हो पा रहा था और मैं वापस जा नहीं सकती थी। तो अकेले तीनों बच्चों को जब बीमार होते थे, तीनों इकट्ठे बीमार होते थे। और दिल्ली में जैसे एम्स में भी अगर आपने जाना है और अपना इलाज कराना है तो वहाँ पे समय काफ़ी लग जाता था। तो उस समय पे मुझे सचमुच महसूस होता था कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और मैं सरकार, अपनी जॉब और अपने परिवार का आपस में तालमेल कैसे रखूं। पर वो भी वक्त था, पर ठीक है, वो वक्त भी चला गया। थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन जल्दी ही, जैसे मैंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में महिला के स्वभाव में ही है अपने आप को ढाल लेना, उसका भी सामना किया। और मुझे ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने के अंदर फिर मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली मेरा ऐसा ही पुराना घर है, ऐसे मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ। तो होता है, अप एंड डाउन आते हैं, हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अब अगर आपके डेली रूटीन की मैं बात करूं तो कैसे दिनचर्या शुरू होता है और कहाँ से आप वक्त चुराती हैं अपने बच्चों के लिए? वक्त मैं बहुत चोरी कर लेती हूँ। जैसे बच्चे मेरे सुबह 6:30 पौने 7 स्कूल के लिए निकलते, दिल्ली जाते हैं, तो मैं सुबह 4:30 उठ के 5 बजे मैं अपना रनिंग के लिए चली जाती हूँ। कोशिश करती हूँ 6 बजे तक आ जाऊँ रनिंग करके। 6 बजे वापस आकर के फिर मैं बच्चों को उठा करके तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। और उसके बाद फिर अपना जिम करना है, योगा करना है, जो भी सेकेंड पार्ट ऑफ माय एक्सरसाइज। उसके बाद अपना ऑफिस के लिए निकल के शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। जैसे अभी तो मैं यहाँ हूँ, भौंडसी में हूँ, तो यहाँ मैं डेली, यहाँ से ही मेरा ऑफिस सामने ही है। जैसे पहले, इससे पहले रेवाड़ी थी, तो मैं बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन घर आती रहती थी, क्योंकि बच्चों को मैं खुद पढ़ाना पसंद करती हूँ। और शाम को जब बच्चे वगैरह अपना पढ़ के सो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं एलएलबी परसू कर रही हूँ, तो रात को 9:30-10 बजे के बाद 12 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ अपनी जो भी पढ़ाई है उसको, या जो भी देखने का, मैं बहुत ज़्यादा टीवी में समय व्यस्त नहीं करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा और जैसे बाहर घूमने का मुझे शौक़ नहीं, बहुत पिक्चर का शौक़ नहीं। और शौक़ इसलिए भी नहीं क्योंकि मुझे, जैसे आपने कहा, समय चुराना है। अगर मैं ये सारे समय ना चुराऊँ, अगर इस समय मैं उन चीज़ों को फ़िलहाल प्रायोरिटी पे ना रख के, बैक फुट पे ना रखूँ, तो फिर मुझे बच्चों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपना रूटीन चलाती हूँ कि उनके लिए भी समय रहे और मेरे अपने काम में भी कोई अड़चन ना आए। जी, ऐसे में बच्चों की अगर हम बात करते हैं, उनकी ज़िद अलग अलग तरह की होती हैं, और आप जिन्हें जैसे अपने तीनों बच्चों के बारे में, उनकी उम्र के बारे में बताया, हर किसी की ज़िद अपनी अलग अलग होगी। कभी ऐसा भी होता है कि ज़िद जो है वो ऐसी ज़िद है जिसे पूरा ही नहीं कर सकते, और फिर वो एक नाराज़गी, और उनकी तो नाराज़गी में भी मासूमियत छिपी होती है, कुछ ज़िद्दें ऐसी होती हैं, पर एक चीज़ मेरा ये मानना है कि कुछ, आप ये कह लीजिए कि कुछ अपने आप को जितना बच्चों के आगे आप खोल देते एक माँ की तरह, कि एक माँ अपने सारे के सारे कि बेटे क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, अगर आप शुरू में ही अगर ये खोल दें तो बड़े होने के बाद वो तकलीफ़ें नहीं आती हैं।
जैसे मेरे बच्चियां हैं, छोटी से ही उनको पता है मैं कहाँ तक अलाउ करती हूँ, कहाँ नहीं अलाउ करती हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। हर व्यक्ति के अपने मापदंड होते हैं, अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने संस्कार होते हैं। मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी हूँ जहाँ आधुनिकता के साथ साथ संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया। विचारों की आधुनिकता बहुत रही है, लेकिन व्यवहार में वैल्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, आजकल जिसको ग्रूमिंग वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी बहुत जोर दिया गया है। मेरे बच्चे जैसे छोटे में, मेरी बेटी सेकंड थर्ड में, दिल्ली में कल्चर है स्लीप ओवर का। स्लीप ओवर एक ऐसा इशू था जहाँ अक्सर मेरे बच्चों के साथ है, बेटी के साथ पे स्पेशली जो 11th में है, शुरू में वो थोड़ा सा वो कहती मम्मी सब अलाउ करते हैं, पर उसको अब ये चीज़ पता है कि स्लीप ओवर जो है एक ऐसा इशू है जहाँ पे मैं आई डोंट बॉक डाउन कि नहीं, ये नहीं है तो नहीं है। जिद नहीं करते बच्चे, बिल्कुल जिद नहीं करते। उनको पता है कहाँ तक वो जिद करके और अपनी बात मनवा लेंगे, कहाँ आ करके मम्मी जो है उस चीज़ों पे अड़ जाएंगी। जहाँ उनके वेलफेयर की चीज़ है, जहाँ उनको कोई नुकसान नहीं है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को प्राकृतिक रूप से पलने का, बढ़ने का, और जो बदलते हुए समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो पीछे रुक जाए। बदलाव के साथ उनको बदलने का पूरा अधिकार है। एज अ पेरेंट मेरा काम सिर्फ ये है उनको बताना, बेटा ये सही है और ये गलत है, क्योंकि बचपन से कुछ इस तरह से ही उनके साथ रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं खुद बच्चों के साथ बैठती हूँ, सारे दिन में बच्चों का क्या हुआ, किस बच्चे का किस क्लास में किसने क्या कहा, क्या झगड़ा हुआ, यहाँ तक बारीकी मुझे पता है। तो आई थिंक मैं शायद उनके साथ माँ से अधिक एक ऐसे दोस्त की तरह हूँ जहाँ वो अपना अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं। तो अब वो नहीं आती, वो मुझे समझ गए हैं, मैं भी उनको समझ गई हूँ। तो एक स्टेज पे जिद रुक जाती है। लेकिन बहुत ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर जो फादर एंड मदर हैं वो वक्त नहीं निकालते या नहीं निकाल पाते, वो उनका प्रोफेशन शायद इस तरह का रहता है, जहाँ पर बच्चों में जिस तरह से आपने संस्कार की बात की या बच्चों को समझने की बात की, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझते अपने बच्चों को अभी भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया शायद अपने प्रोफेशन के लिए। ये वजह मानते होता है। लेकिन ये देखिए, मैंने फिर कहा कि यहाँ सवाल आपका अपना नहीं है। ये बच्चे सिर्फ आपके अपने बच्चे नहीं हैं। कई पेरेंट्स का होता हमारे बच्चे हैं, मतलब हमारे हैं, अच्छा करे बुरा करे आपको क्या। ऐसा नहीं, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आगे जो समाज क्या है, आगे समाज में आप क्या देखेंगे, वो आपके बच्चे तय करेंगे। हर व्यक्ति अगर अपने बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक होने के लायक तैयार करे, तो समाज अपने आप बहुत बेहतर होगा आगे। हम एक अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं जब अपने घर में ही 3 बच्चे हैं, चाहे मेरे चाहे किसी के 2 बच्चे हैं, जब हम अपने ही बच्चे को, मेरा बच्चा ही तो जाकर के समाज का हिस्सा बन रहा है, जब मैं उसको ही एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कल को मेरी आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा समाज तैयार हो। अच्छे समाज की सब इच्छा रखते हैं, पर हमारा भी तो सहयोग होना चाहिए उसके लिए। मेरा सहयोग, आपका सहयोग कैसे हो सकता है? अपने बच्चों के थ्रू ही हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि माँ के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती कि आप परवरिश कैसे करें अपने बच्चे की, कहीं सिखाया नहीं जाता है इस तरह की चीज़ें, ये माँ के अंदर ही होती हैं, जैसे आपने नैसर्गिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी कोई माँ अच्छी, कोई माँ बुरी, या आपको लगता है कि सारी माताएं अच्छी होती हैं, ये बस एक धारणा बना दी गई? मुझे लगता है जब बच्चे की बात आती है, अपवाद हो सकते हैं। देखिए, अपवाद तो अगर आप पुराने वेदों में भी जाएं तो अपवाद तो हर जगह पर हैं। लेकिन एक जो नारी है, नारी के अंदर जो माँ का जो एक एहसास है, जब बच्चा कोख में आता है तभी पल जाता है। माँ बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकती है, माँ बच्चे के कभी खिलाफ नहीं हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा, अपवाद क्यों होते हैं? आज के समय में इतना अधिक जो आप इसको बोलते हैं ना कि इस तरह का एक माहौल बन गया है, इतने सारे डेविएशन है, इतने सारे अट्रैक्शन है कि ठीक है, आपकी माएँ भी कई जगह पर व्यस्त हो जाती हैं। लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ आपने उन चीज़ों को बना ली हैं जो आपके कहते हैं व्यक्तिगत आपके लक्ष्य को आपने प्रायोरिटी पर रख लिया है। वहाँ कई बार बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, अगर आप देखें तो। और दूसरा, हाइपर एक्टिव पेरेंट्स, बच्चे आजकल सुसाइड कर जाते हैं। प्रेशर में 10th-12th में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। माँ होने का या फादर होने का ये अर्थ नहीं कि हम अपनी सारी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पे डाल दें बिना उनको समझे हुए, क्योंकि हर बच्चा 10 आउट ऑफ 10 CGPA नहीं ला सकता है। हर बच्चा IAS IPS नहीं बन सकता है, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। कोई आर्टिस्ट भी बनेगा, कोई स्कल्पचर भी बनेगा, बाकी भी कितनी सारी चीज़ें हैं। बच्चे को बचपन में आप पहचानिए उसका टैलेंट क्या है,
वो किस दिशा में बेहतर कर सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर एक माँ यह नहीं कर पा रही है तो मैं ये समझती हूँ वो अपने माँ होने के दायित्व को ठीक से नहीं निभा पाई, और ये वही माँ है शायद जो कभी बच्चे से इतना समय नहीं दे पाई जितना उसको देना चाहिए था, कि बच्चे को बढ़ते हुए पलते हुए नहीं देखा है। मैंने तीनों बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को देखा है। आज मैं बच्चे के फेस से पहचान जाती हूँ कि मेरा कौन सा बच्चा क्या, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पता होता है कि वो क्या चाह रहा है। तो वो बॉन्ड है, वो हर माँ के अंदर है, बस थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की और अपने बच्चे को पहचानने की आपको ज़रूरत है। एक बहुत कार्यक्रम के अंत में एक तमाम माताओं के लिए एक संदेश है। हालांकि हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि माँ बनने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालना होगा। और मदर्स डे पर बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है। जिस संस्कार की माँ ये बात कर रही हैं वो पिछड़ापन नहीं है, वो एक ऐसी बात है जिससे आप अपने बड़ों का, उसका मान सम्मान रख सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज मैम से जो बातें हुई हैं आप तक वो पहुँचेंगी और आप उनको अमल में भी लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और जो वक्त हमारे लिए चुराया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।